वेलकम टू सचिन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 6 संक्रामक रोग एवं उनकी रोकथाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाने से कई कुपोषण जनित रोग हो जाते हैं। यानी कि अगर भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो तो उससे कुपोषण जनित रोग हो जाते हैं। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो विटामिन की कमी से होते हैं। कुछ रोग ऐसे भी होते हैं जो किसी रोगी व्यक्ति के संपर्क में आने से स्वस्थ मनुष्य को या स्वस्थ व्यक्ति को रोगग्रस्त बना देते हैं, और ऐसे ही रोगों को हम क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं। संक्रामक रोग अत्यंत छोटे जीवों से फैलते हैं और इन्हें रोगाणु कहते हैं। रोगाणु को हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते और इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। जैसे आप चित्र के अंदर देख रहे हैं, ये सूक्ष्मदर्शी है और यहाँ पर कुछ एक स्लाइड रखी है। स्लाइड्स में हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं, जीवाणु, विषाणु, जीवाणु और प्रोटोजोआ। ठीक है। रोगाणु सूक्ष्म जीव होते हैं। रोगाणु हम अब पढ़े सूक्ष्म जीव होते हैं, परंतु ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला विषाणु या वायरस, जीवाणु या बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या एक कोशिकीय जीव। यानी कि ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हो गया विषाणु, दूसरा जीवाणु और नंबर 3 प्रोटोजोआ। तो आओ संक्रामक रोगों, इनके फैलने के माध्यम एवं उनके रोगों के प्रकार की सूची देखें। तो सबसे पहले है संक्रामक रोग, फैलने का माध्यम और रोगाणु के प्रकार। यानी कि कौन सा रोग किसके माध्यम से फैलता है और उसमें कौन सा रोगाणु होता है फैलाने का। तो जुकाम संपर्क द्वारा फैलता है विषाणु के, उसके रोगाणु का जो जनक है वो विषाणु है। खसरा संपर्क द्वारा फैलता है विषाणु के। आंखों का लाल होना संपर्क द्वारा फैलता है विषाणु के। चेचक संपर्क द्वारा फैलता है विषाणु के। तपेदिक यानी कि टीबी दूषित हवा के द्वारा फैलता है जीवाणु के। निमोनिया दूषित हवा के द्वारा फैलता है जीवाणु के। इसके बाद हैजा, हैजा दूषित भोजन खाने से, जल एवं मछलियों द्वारा, और ये जीवाणु के द्वारा फैलता है। पेचिस यानी कि दस्त दूषित भोजन से, जल से एवं मक्खियों द्वारा फैलता है प्रोटोजोआ के द्वारा। मलेरिया मच्छरों द्वारा, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है जो प्रोटोजोआ होते हैं। डेंगू मच्छरों द्वारा, मादा एंडीज मच्छर संक्रामित रक्त द्वारा संक्रमित होते हैं, ये किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। एड्स, एड्स संक्रामित रक्त द्वारा और संक्रमित सिरिंज द्वारा लगाने से विषाणु के द्वारा। और स्वाइन फ्लू सुअर के माध्यम से फैलता है विषाणु द्वारा। तो आगे चलें। संक्रामक रोग संपर्क, दूषित भोजन, दूषित जल, वायु, मक्खी व मच्छरों द्वारा फैलते हैं। संक्रामक रोग रोगाणु जैसे विषाणु, जीवाणु तथा प्रोटोजोआ द्वारा फैलते हैं। रोगाणु अत्यंत छोटे जीवधारी हैं जिन्हें नंगी आंखों से देखना संभव नहीं है। तो संक्रामक रोग फैलने से रोकने की कुछ विधियां और सावधानी भी है। तो देखें, संक्रामक रोग विभिन्न माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क तक फैलते हैं। यदि इन पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो ये महामारी का रूप ले सकते हैं। जब एक क्षेत्र में बहुत से लोग एक ही रोग से ग्रसित हो जाते हैं तो उसे हम महामारी का नाम देते हैं। तो आइए चर्चा करें संक्रामक रोगों को फैलने से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संपर्क एवं हवा के माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोगों से रोकथाम। तो जैसे रोग है हमारा खसरा, चेचक, तपेदिक, जुकाम आदि, तो इनको हम किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो रोगी को अलग एक स्वस्थ कमरे में रखना चाहिए, स्वच्छ कमरे में रखना चाहिए। रोगी का बिस्तर, कपड़े तथा बर्तन अलग होने चाहिए। रोगी का मल मूत्र के उल्टी, थूक आदि को राख से ढक देना चाहिए तथा बाद में उसे जला देना चाहिए। जुकाम से पीड़ित रोगी को छींकते समय मुंह रुमाल से ढक लेना चाहिए। रोगी को नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा आता है दूषित भोजन व पानी के माध्यम से फैलने वाले संक्रामक रोगों की रोकथाम। तो
तो जैसे रोग है हमारा कैसा, हैजा, आंत्र ज्वर यानी कि टाइफाइड, पीलिया, पेचिस इत्यादि, तो इनको रोकने के कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, आइए देखें। तो पानी कम से कम 20 मिनट तक उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए, यानी कि पानी को कम से कम 20 मिनट तक उबालें, उसको उबालने के बाद ठंडा करें और ठंडा करने के बाद उसका सेवन करें। गर्म तथा ताज़ा भोजन ग्रहण करना चाहिए। बाजार का खुला भोजन तथा देर से रखे हुए कटे फल नहीं खाने चाहिए। भोजन एवं जल ढककर रखना चाहिए। 2 से 3 दिन के एकत्रित किए हुए जल को पीने में उपयोग नहीं करना चाहिए। खाने से पहले और बाद में हाथ साबुन या राख से अच्छी तरह से जरूर धो लेने चाहिए। शौच के बाद हाथों को साबुन या राख से अच्छी तरह से धोना चाहिए। नाखून साफ रखने चाहिए, उन्हें समय समय पर काटते रहना चाहिए। घर के अंदर एवं बाहर सफाई रखनी चाहिए और कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। और किसका, कूड़ेदान का प्रयोग भी करना चाहिए। प्रतिरोधी टीके लगवाना चाहिए। हैजा एवं पेचिस के रोगी को पूर्ण जलन विलयन जीवन रक्षक घोल ORS पिलाते रहना चाहिए। तो जीवन रक्षक घोल कैसे बनाते हैं देखें। तो उबाल कर ठंडे किए हुए 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक घोल जीवन रक्षक घोल बनाया जा सकता है। यानी कि अगर हमें जीवन रक्षक घोल बनाना है यानी कि ORS बनाना है तो हमें क्या करना है, एक हम गिलास लेंगे, उस गिलास के अंदर उबला हुआ पानी लेंगे जो उबाल कर ठंडा किया गया है, उसमें 2 चम्मच चीनी डालेंगे और चुटकी भर यानी कि नमक डालेंगे और उसको घोल देंगे और घोलने के बाद उसको हम पिला सकते हैं। तो यही क्या होगा, हमारा जीवन रक्षक घोल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। मच्छर तथा मक्खियों से फैलने वाले रोगों से रोकथाम जीवन रक्षक घोल। तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, हैजा रोग हो गया, हैजा, मलेरिया, डेंगू इत्यादि। तो कमरों की नियमित सफाई करना चाहिए। समय समय पर कमरों के टीकाकरण दवाओं का छिड़काव सावधानी से करना चाहिए। शौचालय एवं नल अथवा हैंडपंप का स्थान स्वच्छ रखना चाहिए। घरों के आसपास तथा जमाव नहीं होना चाहिए। घरों के आसपास किसका, जल का जमाव नहीं होना चाहिए। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आप चित्र में देख भी रहे हैं कि सोते समय जल का कैसे प्रयोग हो रहा है, मच्छरदानी का। तो घर को स्वस्थ रखने के साथ साथ आस पड़ोस की स्वच्छता पर भी ध्यान देना चाहिए। तो आओ चर्चा करें। हमें पड़ोस में उचित जगह पर सार्वजनिक कूड़ेदान की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें आसपास के सभी लोग अपने अपने घरों का कूड़ा करकट डालें। दिन भर में इकट्ठा कूड़े को रात में निर्धारित एक स्थान पर अवश्य फेंक देना चाहिए और जगह जगह कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े के लिए गड्ढा बनाकर हम कंपोस्ट खाद में भी बना सकते हैं। यानी कि अगर हम कूड़े को अलग अलग ना फेंक करके एक ही गड्ढे में फेंकें तो वो कुछ समय बाद कंपोस्ट खाद का रूप ले लेता है। वृक्षारोपण करना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना अथवा शौच नहीं करना चाहिए। उसके बाद शौच हेतु शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। तो ये कुछ रोकथाम थी जो काफ़ी जागरूक वाली है। उसके बाद आते हैं, पीने के पानी को स्वच्छ रखना चाहिए। संक्रामक रोग का समय रहते रोकथाम न करने से महामारी फैल सकती है। संक्रामक रोग को फैलने से रोकने के लिए स्वच्छता आवश्यक है और संक्रामक रोग से पीड़ित रोगी को तुरंत नजदीकी के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना चाहिए और निर्धारित समय पर रोगों के प्रतिरोधक टीके लगवा लेने चाहिए। अब आता है टीकाकरण में ड्रॉप पिलवाना। जो व्यक्ति बीमार होते हैं तो उनके लिए टीकाकरण और ड्रॉप पिलवाना भी जरूरी होता है। तो कुछ रोगों के रोकथाम का उपयुक्त उपाय टीके लगाना और ड्रॉप पिलाना है। यानी कि जो कुछ रोग ऐसे हैं जिनको हम टीके लगवाकर या ड्रॉप पिलाकर भी रोक सकते हैं। इसमें शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न होती है। टीकों एवं ड्रॉप यानी कि वैक्सीन का प्रयोग समय समय से करने पर कई घातक रोगों से हमें अपने को बचा सकते हैं। ये ड्रॉप एवं टीके सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बिल्कुल निःशुल्क पिलाए एवं लगवाए जाते हैं, जैसे पोलियो ड्रॉप्स, चेचक, काली खांसी, टिटनेस और खसरे आदि के टीके। बच्चों को जन्म के समय BCG का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ टीके के नाम दे रखे हैं और वो कौन सा टीका किस समय कितने समय में
लगवाया जाता है। देखें, जन्म के समय, बच्चा जब जन्म लेगा उस समय BCG का टीका, पोलियो की पहली मौखिक खुराक दिलवानी चाहिए। 6 हफ्ते बाद DPTW प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस HIV टीका प्लस पोलियो की दूसरी मौखिक खुराक खिलानी चाहिए। 10 सप्ताह बाद DTPW प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस HIV टीका, पोलियो की तीसरी मौखिक खुराक दिलानी चाहिए। 14 सप्ताह बाद DTP प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस HIV वैक्सीन, पोलियो की चौथी मौखिक खुराक दिलानी चाहिए। 9 महीने बाद मिल्जस यानी कि खसरे का टीका लगवाना चाहिए। 1 वर्ष से पहले छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स टीका व हेपेटाइटिस A टीका लगवाना चाहिए। 15 महीने MMR, खसरा, गलसुआ और रुबेला का टीका लगवाना चाहिए। 16 से 18 महीने के बीच DTP की पहली खुराक, पोलियो की 5वीं मौखिक खुराक और HIV बैक्टीरिया बूस्टर खुराक दिलवानी चाहिए। 18 महीने से पहले हेपेटाइटिस A की दूसरी खुराक और 2 वर्ष टाइफाइड टीका, 5 वर्ष में टाइफाइड टीका DTP की दूसरी खुराक, 15 महीने में MMR, खसरा, रुबेला एवं गलसुआ का टीका लगवाना चाहिए। 16 से 18 महीने DTP की पहली खुराक, पोलियो की 5वीं खुराक और HIV मौखिक बूस्टर खुराक लेनी चाहिए। 18 महीने के से पहले हेपेटाइटिस B की दूसरी खुराक, 2 वर्ष टाइफाइड टीकाकरण और 5 वर्ष टाइफाइड टीका DTP की दूसरी बूस्टर खुराक व पोलियो की 6वीं मौखिक खुराक दिलानी चाहिए। जानलेवा बीमारी से बचने के लिए बाल्यावस्था में ही वैक्सीन, टीका एवं ड्रॉप का प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। पता लगाओ कि तुम्हें या तुम्हारे भाई बहन को टीके लग चुके हैं या नहीं। तुम्हारे घर और आसपास के 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती है या नहीं, ये सब चीज़ आप देखें। और इन जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उन सभी को टीका लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।